क्यों जिम्मेदार माना जा रहा है, जरा समझाइए, क्योंकि आप तो तमाम जगहों पर घूमे हैं। क्यों जिम्मेदार माना जा रहा है? ओवैसी ने तो बड़ी कोशिश की, ये जो बी टीम का तमगा, और मुस्लिम समुदाय भी ये समझ रहा है कि बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी कोशिश की महागठबंधन के साथ हो चले, इसके बावजूद उनको तो आने ही नहीं दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए, फिर भी उनको दोषी कैसे मान रहे हैं? नहीं, देखिए आशा, अगर आप सीमांचल में जाएंगे या खास करके बिहार की जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है, देश के अन्य राज्यों के मुस्लिम पॉलिटिक्स से अलग यहाँ के मुसलमान सोचते हैं, और देश के अलग राज्यों के मुसलमान के मुकाबले बिहार के मुसलमान थोड़ा ज़्यादा उदारवादी हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जिन सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार बीते 1 महीने से अपना पूरा दमखम लगा दिया था, और 2020 में जिन्होंने महागठबंधन का जायका खराब कर दिया था, वो इस चुनाव में दरअसल जो नैरेटिव सेट करना चाहते थे। देखिए कि जम्मू कश्मीर की घटना, जो दिल्ली के धमाके हो या फिर देश में अलग अलग जगहों पे जो घटना होती है, वो सभी लोग जग जाहिर है, और लोगों को लग रहा था कि कल जब देर शाम में दिल्ली में धमाके हुए तो उसका असर बिहार के चुनाव में खास करके उन इलाकों में जो मुस्लिम बहुल इलाके वहाँ पे पड़ेगा। लेकिन इन सब बातों से बेखबर, भिन्न, बिल्कुल अलग तरीके से बिहार के लोग लोकल लेवल पर चुनाव चाहते हैं। अगर सीमांचल के कोचाधामन का जो समीकरण है, अगर वहाँ के लोकल विधायक की नाराजगी अगर वहाँ से लोकल है, तो उसके बगल में आप किशनगंज चले जाएंगे तो वहाँ का समीकरण दूसरा हो जाएगा, वहाँ से बहादुरगंज चले जाएंगे वहाँ समीकरण दूसरा हो जाएगा, अररिया में जोकीहाट आप चले जाएंगे वहाँ पे तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे के पारिवारिक कहल है, और वहाँ का जो लोकल कौन अच्छा कौन खराब, उसका समीकरण दूसरा हो जाएगा। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कोशिश जरूर की, और उनका वोट निश्चित तौर पर उस इलाके में कमा नहीं है आशा, लेकिन ये बात जरूर है कि कितना सीटों में तब्दील हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, एक समझ तो आपकी ये हुई, और जब मुस्लिम मतदाताओं के बीच ही संजीव मौजूद है, तो संजीव, मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए जरा आप सीधी बात कीजिए। संजीव, क्या कारण? ओवैसी ने तो कोशिश की, कैसे बी टीम समझ रहे हैं मतदाता कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, और उनका खेल समझ चुके हैं? तो आशा होता ही रहेगा, एनालिसिस तो होता ही रहेगा एकदम ग्राउंड लेवल पर, और ग्राउंड लेवल पर ही समझा जाए। इसके बाद तो फिर दौर एनालिसिस का ही है। और आप कुछ कहना चाह रहे थे इस दौर में जब हमारा स्टूडियो कहीं और गया था? हम ये कहना चाह रहे थे कि न जात पे न पात पे, राहुल गांधी के बात पे मोहर लगाओ हाथ पे, और देश बचाओ। देश बचेगा तो हम बचेंगे। जो आप कह रहे हैं तो बहुत पुरानी बात है। नहीं, ये पुरानी अब नया बात हो गया है, नए बच्चों ने नहीं सुना है। पर ये सवाल जो आप पूरा नहीं कर पाए थे कि पिछली दफा इतना ज्यादा प्रेम दिखाया गया, प्यार दिखाया गया असदुद्दीन ओवैसी के प्रति, इस बार अचानक क्या हो? देखिए, मेन बात है, अब ना विश्वास मोदी पे रहा, ठीक है, और ना मुझे विश्वास नीतीश पे रहा। गठबंधन की सरकार बनेगी, ठीक है, और कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री के रूप में आएगा, और जाके मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेगा। तो क्या होगा? हम पूछ रहे हैं बहुत अलग बात। हम पूछ रहे हैं कि पिछली दफा विश्वास, इस बार अविश्वास, क्या मतलब? अब देखिए, पिछली बार हमने वोट क्या डाला वो आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हमने पिछली बार किसे वोट डाला नहीं डाला, ठीक है जी। 5 सीटें जितवाई थी ना इस क्षेत्र में, तो फिर क्या हो गया इस बार? अब इस बार देखिए, मुझे फिलहाल अपना घर देखना है और देश देखना है। आप बताइए कि इस क्षेत्र में जब भी आते हैं तो लोग बाग दिल्ली वाले जानना चाहते हैं, वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर कहीं ज्यादा असरदार है हैदराबाद के बाद तो वो सीमांचल किशनगंज है। देखिए, एक बात बोले, हमको हैदराबाद से मतलब नहीं है, हमको लोकल चाहिए, विश्वास चाहिए। वो आएंगे, हमको कोई घटना होगा तो हम हैदराबाद नहीं जाएंगे, और उनको बुलाएंगे हम। पहले आप मेरे बगल के घर के बगल के हैं, पहले उनको हम बोलेंगे, वो आएंगे मेरे पास। दूरदर्शन में हम लोग बिरयानी खाने चक्कर में नहीं है, हम खुद बिरयानी बनाते हैं, हम दूसरा बिरयानी खाने नहीं आए हैं। किशनगंज की बिरयानी? जी जी जी, इनको किशनगंज की बिरयानी चाहिए थी। और नाराजगी ये है जी, सही बात कि देखिए, वो जो लोग चले गए थे छोड़ करके, उनमें से किसी को टिकट नहीं दिया गया, जो लोग छोड़ करके गए थे। लिहाजा इस बार ऐसा लग रहा था कि AIMIM को जो है वो नए उम्मीदवारों के साथ आना, कैसे लोग उसको लेंगे, जबकि पारंपरिक रूप से पुरानी पार्टियां पुराने उम्मीदवारों के साथ आई हैं। और ये एक प्रयोग है जो कि असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। बहुत लोग कह रहे हैं, मैं दूसरे इलाकों में था, वहाँ कह रहे थे कि दबे जुबान वहाँ वोट पड़ा है पतंग को। हकीकत 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं थोड़ा मलाल
इस बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जरूर आए। एक मिनट, असदुद्दीन ओवैसी नुमाइंदगी की बात करते हैं। उन्होंने पहले ही प्रश्न उठाया कि 3% वाले को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन जो 17% है उसका क्या। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कोई मुस्लिम चेहरा है नहीं बिहार में जो कि मुस्लिमों की बात करे। उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया महागठबंधन में वो तवज्जो नहीं मिल रही। ये तमाम मसले तो वो उठा रहे हैं, विकास की बातें करते हुए उठा रहे हैं। तो फिर भी असदुद्दीन ओवैसी दूसरे बन जाते हैं बिहार के मुसलमानों के लिए, क्यों? एक शब्द है और वो है क़यादत। ये उर्दू वर्ड है लीडरशिप के लिए, और यहाँ जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ मुझे हर बार ये शब्द लोग बोलते हुए सुनाई पड़ते हैं कि वो क़यादत की बात करते हैं, वो लीडरशिप की बात करते हैं। अब क़यादत की बात करते हैं, अपना लीडरशिप जब तक नहीं होगा, मुस्लिमों की अपनी पार्टी नहीं होगी, मुस्लिमों का अपना नेता नहीं होगा, तब तक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। ये एक थीम है उनके पास, वो थीम लेकर आगे बढ़ना वो चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि शुरुआत में ये बात लोगों को एक्सेप्टेबल भी थी, पर इससे वोट, यहाँ पर ये शब्द भी सामने आया कि वोट तकसीम हो जाते हैं, वोट बट जाते हैं। तो अब ये जो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि बंटवारे में फिर सन 99 वाली बात हो जाए और यहाँ से शाहनवाज भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सांसद हो गए थे, वो दौर तो फिर कभी नहीं आ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। वो डर है ना? सही बात है, वही डर है, और इसी कारण से वो 1999 वाली बात दिमाग में आती है, एक तरफा वोट पड़ रहा है। अब इसमें तो आप धीरे हो गए, हकीकत यही है ना? जी जी हाँ, हकीकत यही है कि वोट बटे नहीं, जिधर जाए एक एक्सट्रीमिस्ट भी तरफा कहा गया। जाए। संजीव पिछली जरा दफा दिया, पूछिए। एक तरफा दिया। तेजस्वी यादव ने बाकायदा एक्सट्रीमिस्ट बताया असदुद्दीन ओवैसी को, अतिवादी है ना असदुद्दीन। अच्छा एक बात, इधर आइए, इधर आइए। अरे एक मिनट ठहर जाइए हजरत, आप बहुत बोल लिए, अभी नए लोगों को भी एक बात बताइए कि तेजस्वी यादव ने कहा असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, अतिवादी है, चरमपंथी है, आतंकी है, वो ऐसी बातें करते हैं। अब इस तरह की बातें गलत। ये गलत। इंसान सही है, व्यवहार गलत है। कौन इंसान सही है? इंसान सही है, कौन? मुंह का व्यवहार गलत है। कौन है? कौन इंसान है तो सामने तेजस्वी? में है ना वैसे ओवैसी। अच्छा, इंसान सही है लेकिन उनका प्रयास गलत, आप कह रहे हैं। प्रयास गलत है। अच्छा, कोशिश अगर उनकी सही गलत। ढंग से चले हाँ। तो सब चले, नहीं तो बंटवारा ना हो। वोट का बंटवारा बंटवारे ना से हो। बचना चाहिए। बचना चाहिए। अब यही अभी तो डर छोटे- है। अभी छोटे, आशा। अभी हम लोग सोच रहे हैं छोटे छोटे बच्चे का भविष्य बने, हाँ हम लोग आपस में लड़े नहीं। हाँ हम लोग का जो बच्चे लोग पढ़ लिख के बड़े हुए हैं, हाँ। उसको नौकरी नहीं मिल रही है। अब देखिए, ये बहुत सामान्य प्रश्न है, इसके बाद मैं स्टूडियो जाऊंगा। जी 50-55 साल जी कांग्रेस सत्ता में रही, नहीं, आप आज उनको फिर से वापस सत्ता देना चाहते हैं, आप बकौल आप में वापस आपको- देना चाहते हैं। हाँ, 50-55 सालों में विकास की धारा यहाँ नहीं बनी, ये आज यही आप भी कहते यही हैं, कहते तमाम हैं। लोग कहते हैं, तो वापस उनको देना, एक चांस और देना, एक आपका चांस देना चाहते है। आप मानते हैं कि इस पिछड़ेपन के लिए लोग हैं हैं। जिम्मेदार, एकदम सही है, हाँ वो तो सही बात है। चाहे वो लालू लेकिन- हो, चाहे वो कांग्रेस हो। राहुल गांधी जो अपने पुरखों का इज्जत को नीलाम होने से बचाना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि उनकी जो अर्जी भी जो भी की संपत्ति सबको बर्बाद कर चुका है ये लोग। कौन? समझ रहे हैं हम। समझ गए ना? हाँ ठीक है, समझ। बर्बाद कर चुका। आप पब्लिक भी जान गया है अच्छी तरीके से दूध में पानी कितना मिलाया है। अब देखिए ये जो अच्छा बीटीएम वाली जल्दी से एक तोहमत और है, चीज पूछ ये जाते लीजिए नहीं जाती संजीव, है आशा। फिर मैं जाऊं ऋषिकेश के पास, वो भी खड़े। जल्दी, SIR घुसपैठिया मुद्दा है। अभी सेकेंड फेज के जब प्रचार हो रहे थे तब भी घुसपैठियों पर बड़ा जोर डाला गया। चाय और नाश्ता तो करा दो। जी हाँ, देखिए ये तो है ही। आप बहुत अच्छा याद दिलाया। इस बार जब चुनाव होने वाले थे तो सबसे ज्यादा ध्यान एक मुद्दे की तरफ खींचा गया और वो था घुसपैठ, SIR। इस बार जब वोट पड़ रहा था तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग वोट कर रहे हैं, तो मैंने पूछा इतने ज़्यादा लोग वोट, तो बोल रहे अरे भाई पहले तो साबित करो, जीते कोई हारे कोई, हम यहीं के हैं, ये वोट से ही साबित होता है। आपको लगता है मुद्दा रहा है घुसपैठ इस बार? जी, मुद्दा तो बनाने का कोशिश किया गया था, क्योंकि बीजेपी वाले जब भी सीमांचल में आते हैं जहर ही उगलते हैं, है ना। और बात जहाँ तक इलेक्शंस की है और मैनिपुलेशंस की है, तो ये बहुत सालों से बीजेपी वाले करते आए, कांग्रेस वाले भी करते हैं। कांग्रेस वाले जब इलेक्शन होता है तो वही चीज़ को फैलाते हैं कि SIR से आपको लगता है नुकसान हुआ था, इस क्षेत्र में वोट कट गए थे? बहुत सारे लोगों के वोट कटे। उसका नहीं, शिकायतें नहीं दोस्त आई। है, इधर है दोस्त है, उनके वोट कटे हैं। हाँ, एक आध बहुत तो सारे, नॉर्मल सर्कमस्टांस में भी कटते हैं। तो यहाँ का रेसिडेंट का कट रहा है ना,
हाँ तो ठीक है, वो तो ये पटना में भी लड़का कटा। ये लड़का नहीं, जो आपको नवाबगंज में रह रहा मास है लेवल पे किशनगंज कटना में। था जी, वो था कटना SIR के जरिए। अगर एक आदमी का भी कट रहा है तो हाँ। गलत कट रहा है ना। वोट देने का अधिकार हम लोग का फंडामेंटल राइट है। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। किसी का भी कट रहा है तो वो गलत कट रहा है। आप किसी वाले पे मतलब 1 आध 2 5 10। अब ये वो तो मुझे बताइए, नहीं पता। ओवैसी साहब आप युवा है, आपको भी पहले अपील करते थे, अब नहीं करते हैं? ओवैसी साहब क्या चीज के लिए? मतलब हमें अच्छे लगते हैं, अब हमें अच्छे नहीं लगते देखिए, हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं। ओवैसी साहब सीमांचल में और पूरे भारत में बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सीमांचल में पहले ऐसा माहौल नहीं था। अगर ओवैसी साहब सुन रहे जी, होंगे, जी, जी। यहाँ उन्होंने काफी मेहनत की है, तो जाहिर है कि उनके लिए जो है ये बहुत अच्छी खबर यहाँ से नहीं है। आशा, ठीक है, आप बने रहिएगा। मैं ऋषिकेश आपके पास आ रही हूँ। मगध क्षेत्र का हाल बताइए ऋषिकेश। कुल मिलाकर के जब इतनी जगहों की पड़ताल आपने करी ली और कुछ समय बाद, क्योंकि एग्जिट पोल के महा एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने आ ही जाएंगे, बता देंगे कि क्या किसके पक्ष में गया, तो महा एग्जिट पोल से पहले आप जरा बताइए ऋषिकेश, क्या लग रहा है, रिपीट कर रहा है मगध क्षेत्र में महागठबंधन? आशा देखिए, मगध में 26 सीटें और 26 में से 20 सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के खाते में आई थी और ये समीकरण लोकसभा चुनाव में भी कमोबेश टूटता हुआ नहीं दिख रहा था। 2025 के चुनाव में हम लोग फिर खड़े और मैं कोशिश करता हूं कि पिछले बार का संख्या रिपीट होगा मगध में 26 में से 20 या इस बार बढ़ेगा। हाँ हाँ, एकदम ठीक रहेगा। महागठबंधन मजबूत हुआ कमजोर हुआ? हाँ? जी हाँ, बताइए, महागठबंधन मजबूत और ज्यादा सीट अबरी आएगा मगध में। हाँ? युवा तबरी से ज्यादा अब युवा चढ़ बढ़कर तेजस्वी को वोट दे रहा है, इसीलिए मगध में और सीट बढ़ना चाहिए। और भी लोग हैं इधर, मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग भैया वोटर हैं आप लोग? हाँ, वोटर है। हाँ, क्या है इस बार बताइए, मगध में सीटें बढ़ेगी या कमेगी एनडीए का? इस बार तो महागठबंधन को बढ़त थी 26 में 20, इस बार नहीं, पिछला बार तो काफी था मगध में महागठबंधन को। इस बार अगर उतना आ जाए तो बहुत है, लेकिन उतना नहीं आएगा, कमेगा कुछ कमेगा। आप लोग भाई साहब वोटर हो? आप लोग, आप इस बार मगध में गठबंधन की सीटें बढ़ेगी कमेगी, क्या स्थिति रहेगा? चाहिए तो बढ़ना, हाँ, बढ़ना चाहिए। नीतीश कुमार के साथ अब पासवान और उपेंद्र कुशवाहा हैं, तब भी पिछले बार तो दोनों अलग थे। तभी बढ़ेगा, हाँ, तभी बढ़ेगा। बढ़ेगा। आप सर वोटर हैं सर आप? जी जी नहीं, मैं तो बाहर से आया हूँ, दिन भर मैं यहाँ हूँ, देख रहा हूँ वोटर गतिविधि को। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड से आया हूँ, बोकारो में रहता हूँ, लेकिन सबसे खुशी हुई, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ पढ़ा लिखा हूँ, यहाँ हूँ। अच्छा, यहाँ की शांतिपूर्ण माहौल, क्या माहौल देख रहे हैं सर चुनाव के दिन? बहुत अच्छे ढंग से लोग, एक लोकतंत्र जीवंत हो उठा है। हमको तो ऐसा लगा, बहुत दिन के बाद इतनी उम्र में इतनी शांतिपूर्ण लोगों से अपने मत के प्रति दायित्व का बोध होना, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जान है। चलिए, तो ये बड़ी बात है। आप लोगों की गतिविधियां देखो, उसके लिए आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगा। शुक्रिया सर आपका। वोटर हो आप? जी सर। बताओ इस बार क्या है बिहार में, किसकी सरकार? डेफिनेटली एनडीए की सरकार लग हाँ? रही है, एनडीए की सरकार एनडीए की है। आप भैया? ए भाई, लहर तो महागठबंधन की है, क्या कि हर कोई बदलाव चाह रहे हैं। पिछले बार 26 में से 20 था, इस बार बगल में क्या समीकरण है? इस बार लोगों ने कहा उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को साथ ले लिया एनडीए ने, कहा कि मगध में इस बार किला टूटेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर लोग का बदलाव का दिशा है, हर लोग चाहता है कि बदलाव हो, युवा का रोजगार मिले। तो लहर बहुत तेज है भाई, कुछ कहना मुश्किल है। हाँ, ये बिल्कुल सटीक मुझे लगता है इन्होंने कहा, लहर बहुत तेज है और दोनों ओर है, क्योंकि चुनावी पंडित भी उनका भी जो एनालिसिस है वो धराशायी हो रहा है कि क्या होने वाला है। इस प्रकार का वोटर टर्नआउट फर्स्ट फेज में, दूसरा फेज क्या कहता है देखना होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं थोड़ा सा और जोर से धक्का लगा दीजिए सेकेंड फेज में। उधर एनडीए अपने पक्ष में बता रहा है इस बयार को जो पहले फेज में नजर आई और इसको भी उसी तरीके से पेश कर रहा है। ईबीसी पर जरा ऋषिकेश जल्दी से एक प्रकाश डालिए, ईबीसी पर नीतीश कुमार या फिर वहां पे मल्ला साहनी के जाने का वो 36% पर बड़ा जोर डालते हैं, तो क्या असर पड़ रहा है? नहीं देखिए आशा, मगध और खास करके शाहाबाद के इलाके में ईबीसी अब तक कोर वोटर नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन 2020 में भी वो ओबीसी महागठबंधन के साथ दिखे थे, उतना प्रभाव नहीं दिखा था। लोकसभा में भी ये समीकरण महागठबंधन के पक्ष में दिखा था, क्योंकि यहाँ के जो दो मेजर पार्ट हैं, जो माले या फिर लेफ्ट पार्टियां जिनका इधर कैडर बेस है और
उस कैडर बेस का वोट ट्रांसफर होना, और दूसरा जो पिछली बार मल्लाह जाति के जो निषाद हैं उनको लेकर कहा जा रहा था डिप्टी सीएम बनाने का कितना फायदा होगा, उनको कितनी सीटें मिलेगी कहना मुश्किल है। लेकिन इलाकों में जहां जहां नदियों के किनारे के जो गांव हैं और जहां पे निषाद या मल्लाह वोटर हैं, उनका वोट महागठबंधन के साथ इस बार के चुनाव में, पिछले बार तो वो एनडीए के साथ थे आखिरी वक्त में, इस बार के चुनाव में हमको लगता है कि थोड़ा वो वोट ऐड हुआ है महागठबंधन को, और इसीलिए जो चंक था 37.6% का 2020 के चुनाव में और 44 या 45 चिराग पासवान का वोट शेयर अगर आप जोड़ देंगे तो लोकसभा चुनाव में, तो इसमें लग रहा है कि थोड़ा जो महागठबंधन ने कोशिश की थी इन इलाकों में, खास करके मगध के इलाके की मैं बात कर रहा हूं और कुछ कैमूर और शाहबाद के इलाके में, तो वहां लग रहा है कि थोड़ा आंशिक सफलता महागठबंधन को मिली है। हाँ, ये बात जरूर है कि कितना एनडीए में चूंकि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा आए हैं और इन इलाके में जो पहला दूसरा चरण हो रहा है और जिन इलाके में मैं खड़ा हूं वहां पे तकरीबन 8 या 10 सीटें चिराग पासवान की पार्टी चुनावी मैदान में है। वो बगल में मखदूमपुर की सीट है, मैं उधर से गो आ रहा था, वहाँ की सीट पर था, तो कुछ जगहों पर इधर औरंगाबाद में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो ये, और खास करके जीतनराम मांझी जिनकी चर्चा मैं करना भूल गया था, तो गया के इलाके में 10 में से 50-50 था, 5-5 था। गया इकलौती ऐसी सीट थी ऐसा जो लोकसभा 2024 के चुनाव में एनडीए जीता था। तो 3 जो प्लेयर थे उनमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी, इनके आने के बाद लग रहा था कि मगध का गणित कुछ बदलेगा इस बार, 26 में से 20 सीटें जितना इन इलाके में, पूरे इलाके में ऐसा जनता दल यूनाइटेड का खाता नहीं खुला था। आपको हैरानी होगी 2020 में, 2024 में ही सिर्फ गया को छोड़कर बाकी इधर 5 या 6 लोकसभा की सीटें हैं। जहानाबाद से शुरू करने पर जहानाबाद, औरंगाबाद, सासाराम, काराकाट, आरा, बक्सर, ये सभी सीटें महागठबंधन के पास थी, और इसीलिए इन इलाकों में इस बार के भी विधानसभा चुनाव में ये कहना मुश्किल है कि अति पिछड़ों के नेता सिर्फ नीतीश कुमार है या ईबीसी के नेता सिर्फ नीतीश कुमार है, ऐसा कहना इस इलाके में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इनके वोटर अब भी इंटैक्ट हैं, उधर के भी वोटर ज्यादा इंटैक्ट दिख रहे हैं, तो बेहद नजदीक मुकाबला है। ये दर्शकों से ही पूछना चाहिए कि कुछ समझ पा रहे हैं आप? दरअसल यही हाल है चुनावी पंडितों का भी। इतना बदला हुआ बिहार इस चुनाव नजर आ रहा है, इस तरीके से वोट कर रहा है, वोटिंग पैटर्न से कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ रहा। लेकिन फिर बता दें आपको, महा एग्जिट पोल नीचे आप